नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो हमारे लिए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी उपस्थित है। तो आज हम इनसे साक्षात्कार करेंगे और सनातन धर्म के ऊपर भी इनसे जानेंगे, धर्म के बारे में, कर्म के बारे में। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही शब्दों को पुस्तक में बयान किया है। इनके आइकॉन मोदी जी और योगी जी। तो हम इनसे जानेंगे आखिरकार ये दो राजनीतिकारों पे ही इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, तो उसका भी कारण हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते शालिमा जी। वार्ता चैनल में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। जी, मेरा नाम शांतनु गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैं बार बार करता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उसी उत्तर प्रदेश से आता हूँ जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, कुछ सालों देश विदेश में नौकरी की, कंसल्टिंग में। 2008-9 में मुझे ऐसा लगा कि वो स्ट्रीम मुझे उतनी नहीं सुहाती, तो मैं सोशल सेक्टर में आ गया। मैं यूके गया, मैंने अपनी वहाँ मास्टर्स की पढ़ाई करी, पॉलिसी और पॉलिटिक्स की। उसके बाद मैं स्वयंसेवी संस्थाओं में, मतलब एनजीओ में काम करने लगा। और 2013-14 में मैं सामाजिक काम में कूद पड़ा और मैंने बाबा रामदेव के साथ काफ़ी समय रहा, उनका मीडिया संभाला मैंने। उसके बाद मैं पुस्तक लेखन करने लगा। एक दो पुस्तकें मेरी उतनी नहीं चली। जो मेरी पहली सबसे ज़्यादा चलने वाली पुस्तक है, जो सबसे ऊपर आपने पकड़ी है, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, जो बायोग्राफी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। और इसके बाद से ये बुक इतनी चर्चित हुई कि इसने मेरा जीवन भी बदल दिया, क्योंकि ये बड़े बड़े फेस्टिवल में जाने लगी, जो बुक फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे जयपुर फेस्टिवल, गोवा फेस्टिवल, केरला फेस्टिवल, विदेशों में। और वो जो मेरी कमेंट्री थी वो मुझे टीवी पे भी ले गई। मैं टीवी कमेंटेटर बन गया और अब मैं फुल टाइम राइटर हूँ, फुल टाइम टीवी कमेंटेटर हूँ। मैं अपने बच्चों को होम स्कूल करता हूँ, मैं और मेरी पत्नी। और मैं रामायण भी पढ़ाता हूँ बहुत सारे लोगों को। तो रामायण स्कूल एक मेरा एक विधा है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को रामायण पढ़ाता हूँ। ओके सर, आपने पूरा सनातन धर्म को अपना समय दिया और किताब को अपना जीवन बना लिया। तो आपका टर्निंग पॉइंट कैसे आया लाइफ में? आपने बुक का माध्यम ही क्यों चुना और योगी आदित्यनाथ जी पर ही आपने बुक क्यों लिखी? और भी तो राजनेता है। नहीं, अच्छा प्रश्न है। पहले तो क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश की बदहाली देखी है। मैंने देखा है कि किस तरह से ऐसे गुंडे माफिया, जिनको जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो विधानसभा में होते थे, वो लोकसभा में होते थे, वो मंत्री नेता होते थे। उत्तर प्रदेश में देखा है कि अगर घर में 6 लोग हैं तो 6 हाथ के पंखे होते थे, क्योंकि बिजली नहीं आती थी। उत्तर प्रदेश में कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढा है, पता नहीं लगता था। उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलिटी डिस्ट्रिक्ट की कुछ और होती है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी ये थी, योगी आदित्यनाथ के पहले का उत्तर प्रदेश में आपको बता रहा हूँ, कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा माफिया है। तो नोएडा में चीटिंग माफिया होगा, कहीं सैंड माफिया होगा, कहीं भूमि माफिया होगा, कहीं लैंड माफिया होगा, कहीं कार चोरी माफिया होगा। वहाँ अलग अलग तरह के माफिया थे। ये उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश की डिग्री भी कोई देखता तो कहता फेक होगी ये तो। हम उत्तर जी। प्रदेश से जब नौकरी लेने बाहर जाते थे तो होते थे कुछ चोरी चकारी करके आएगा। वो उत्तर प्रदेश जब ऐसा उत्तर प्रदेश बन जाता है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर टॉप 5 में है, जो जीडीपी में 1 और 2 पे है, जिसका बजट 2 लाख से 8 लाख करोड़ हो गया है, जो हर चीज़ में जाना जाता है। जब जब चाइना से कोई फैक्ट्री बंद होती है तो वो उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है, जो पहले महाराष्ट्र जाया करती थी, जो पहले तमिलनाडु जाया करती थी। तो ये उत्तर प्रदेश का जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले 7-8 साल में, वो जिसने लाया है, मुझे लगा उसके बारे में ज़रूर लिखना चाहिए, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में। सर, योगी आदित्यनाथ जी आने से पहले का उत्तर प्रदेश कुछ और था, उनके आने के बाद वहाँ की माफिया लगभग खत्म होने के कगार पे है। तो योगी आदित्यनाथ जी का डंका आज बहुत ही बज रहा है और उनसे जो माफिया है वो थर थर कांपती है। तो आज का जो नया उत्तर प्रदेश है, जो रूपरेखा है, उसको देने में उनको काफ़ी समय लगा। तो उनको किसी ने सहयोग दिया पीछे से? अरे पूरी पूरी उनकी मशीनरी, पूरे मिनिस्टर्स, पूरी पार्टी सब उनके पीछे खड़ी है। और जब योगी आदित्यनाथ 2017 में आए तो ऐसा नहीं था कोई नए राजनेता थे। वो उससे पहले 19 साल एमपी रह चुके थे, पार्लियामेंट में रह चुके थे। उन्होंने गोरखपुर को देखा था, जिसको हम शिकागो ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। मतलब उतनी गुंडाडम था वहाँ पे। लोग कहते हैं कि जो गोरखपुर पहला देखा है, कि गोरखपुर में आप निकलते थे बाजार तो एक आध गोलीबारी देख के आते थे, वैसा गोरखपुर था। उन्होंने देखा था और उन्होंने गोरखपुर को कंट्रोल भी करा था, जितना वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कैपेसिटी में कर सकता है। तो जैसे ही वो 17 में आया तो उनको पता था करना क्या है, उनको पता था समस्या क्या है। देखिए, सबसे पहली पहचान तो समस्या होनी चाहिए। जैसे हम अपनी बीमारी के लिए जाते हैं, सबसे पहले डायग्नोस्टिक करते हैं ना, खून की जांच कराते हैं कि भाई दिक्कत क्या है हमें। तो ये उनको पहले से वस्तु स्थिति पता थी और इसलिए वो उस पर एकदम से टारगेट कर पाए। उनको पता था कि जिले जिले में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कौन सा माफिया है। तो जाते ही सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि मुझे हर जिले के हिस्ट्री शीटर बताओ,
ये वो लोग थे जिन पर एफआईआर हुई, जेल में नहीं गए। ये वो लोग थे जो कोर्ट रूम से भाग गए। ये वो लोग थे जो जेल से भाग गए। ये वो लोग थे जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का। इन सब पे कैसे दबिश बनाई जाए, ऐसी 10-20 हज़ार लोगों की लिस्ट बनी, उन पे स्पेशल टास्क फोर्स बनी, उन पे दबिश गिरी गई, और जहाँ पे काउंटर फायरिंग वहाँ पे अनकाउंटर्स भी हुए। और फिर जब ये लोग एक एक करके जेलों में भर्ती हुए, कन्विक्शन हुआ उनका, तब एकदम से उत्तर प्रदेश साफ 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 होता गया। तो ये जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, इसके पीछे कड़ी मेहनत योगी आदित्यनाथ, उनके पूरे प्रशासन की, पूरी टीम की है। हिंदू तो खौफ खाते खाते, मैंने सुना है कि मुस्लिम्स भी खौफ खाते। 3 तलाक के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छा न्याय किया है। मैंने सुना है कि अब तलाक 3 बार तलाक बोलने पे भी लोग खौफ खाते योगी आदित्यनाथ जी का। देखिए, मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ से, नरेंद्र मोदी से हिंदू मुस्लिम खौफ नहीं खाते, केवल माफिया खौफ खाते हैं। अब वो माफिया कौन है वो अलग बात है, तो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हो सकता है। हाँ, मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक उन्होंने न्याय किया मुस्लिम समाज मुस्लिम में। समाज में ट्रिपल तलाक मतलब तलाक 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 दे के एक बड़ी गंदी व्यवस्था थी जी तलाक जी देने जी। की महिलाओं को, जिसको नरेंद्र मोदी जिसके खिलाफ कानून लाए, अमित शाह जिसके खिलाफ कानून लाए। और हाँ, उत्तर प्रदेश में क्योंकि उसका बुरा इस्तेमाल बहुत जी होता जी था, जी, गलत इस्तेमाल हो तो रहा उस था। कानून को, देखिए, नरेंद्र मोदी जो लेके आए, जी जी जी, केवल कानून को एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति भी चाहिए होता है। सही वो है, योगी सही। आदित्यनाथ ने उसका एक मॉडल बनाया। तो नरेंद्र मोदी वहां से लॉ का मॉडल बनाते थे और योगी आदित्यनाथ उसको एग्जीक्यूशन का मॉडल बनाते थे। तभी लोग कहते हैं वो तो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, उनके सारे काम करते हैं। नहीं, आपका बोलने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी देश की रक्षा कर रहे और योगी जी धर्म की रक्षा कर बिल्कुल रहे। अच्छे अच्छे शब्दों में कहा आपका। तो बस ये 2 ही लोग हैं जिनको हम देख सकते हैं, एक देश की रक्षा के लिए अपना कुर्बानी दे रहे और एक धर्म की रक्षा के लिए। मैं ये भी कहूँगा दीदी कि आपको नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 साल में, 11 साल में किया, उसका तो क्रेडिट जाता है। एक और क्रेडिट जाता है, उन्होंने एक बैटरी ऑफ लीडर्स तैयार कर दिए हैं। उसमें अमित शाह भी हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, उसमें हेमंत बिस्वा भी हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी हैं, उसमें साउथ से बहुत सारे नेता हैं, उसमें अन्नामलाई हैं। तो ये जो बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दिया है, इससे अब एक मोदी नहीं, कई मिनी मोदी पैदा हो गए हैं। एक योगी नहीं, कई मिनी योगी पैदा हो गए, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा, पहले पाकिस्तान हमारे से सर उठा के बात करता था, पाकिस्तान को टक्कर देना बोल तो कोई मुल्क में उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया। लेकिन विपक्ष उनके पीछे पड़ा हुआ है, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। देखिए, पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति से तो भारत से हर समय बौना था, लेकिन सरकारों की क्योंकि दृढ़ निश्चय नहीं था। 26/11 होता था, हमको कागज खेलते रहते थे कि हमने कागज दिया, उन्होंने कागज दिया। नरेंद्र मोदी के समय अगर कोई भी अटैक हुआ तो नरेंद्र मोदी ने घर में घुस के मारा। सेना वही है, लेकिन स्ट्रैटेजी बदल गई। लेकिन अब हमारी सेना भी और सक्षम हो गई। कैसे हो गई? हमने सेना को और अच्छे इक्विपमेंट्स दिए, उसको राफेल दिया, इंटरनली बहुत सारे इक्विपमेंट दिए। हमारे DRDO ने, हमारी जो इंटरनल प्राइवेट और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे बनवाया। पहले एक जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, जो आर्मी के जूते थे, वो भी बाहर से आते थे। अब हम नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो पहले छोटे छोटे देश भी आंख उठा के देखते थे, अब वो कहाँ है किसी को पता भी नहीं है। मोदी जी के सानिध्य में भारत ने नहीं, हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है। जैसे अब कुछ भी चाहिए तो हम हमारे देश में ही बना सकते हैं, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया। अरे बिल्कुल ठीक कहा। नरेंद्र मोदी ने आते ही अपने प्राथमिक कुछ सालों में ही मेड इन इंडिया का हुंकार भरी, और उससे छोटे बड़े कई एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा मिला। और मेड इन इंडिया केवल ये नहीं कि आप इमोशनली इसलिए खरीदें क्योंकि वो भारत का है, वो इसलिए खरीदें क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसका दाम भी अच्छा है, और चाइना बड़ी टक्कर देता है। तो चाइना से हर समय शत्रुता रख के सीखना भी चाहिए कि उतना बड़ा मास फैक्ट्री कैसे करता है। तो हमने देखा, जब सैमसंग की यूनिट कोरोना के समय चाइना से उखड़ी तो उत्तर प्रदेश में पहुंची। इस समय उत्तर प्रदेश करीब 50 से 60% जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो उत्तर प्रदेश में बनते हैं। पहले केवल 2 इकाइयाँ थी जो मोबाइल यूनिट बनाती थी, अब कम से कम 200 इकाइयाँ जो मोबाइल बनाती हैं। जो भारत में हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, जब किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, वो बनता 99% भारत में बनता है। तो ये तो हुआ है जो मेड इन इंडिया की अलग जगह है नरेंद्र मोदी ने। वो भारत के जो नए लड़के हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, नए यूनिकॉर्न्स हैं, वो उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, युवा अगर उसको देख रहे हैं, जैसे आप स्कूल कॉलेज से निकलें, नौकरी की होड़ में ना पड़े। सोचिए मैं अपना क्या सेटअप कर सकता हूँ, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, चाहे वो कोचिंग क्लास है, चाहे वो कुछ कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, वो करने में लगे। जैसे आज मैं सुबह अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में गया था, वहाँ पर मैं जिससे मिला वो एंटरप्रेन्योर है, वो छोटा है बड़ा एंटरप्रेन्योर है। और देखिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो नौकरी करता है वो तो 1 तारीख को अपनी सैलरी का वेट करता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो 50 लोगों की, 100 लोगों की, 300 लोगों की तनख्वाहें उसके घर से जाती हैं। तो अगर हर आदमी नौकरी करेगा, नौकरी पैदा कौन करेगा? तो युवा जो इस तरह के हैं, जो आपके जैसा चैनल देख रहे हैं,
उनको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं नौकरियां पैदा करूंगा, बस एक नौकरी खाऊंगा नहीं, और मैं कुछ व्यवसाय शुरू करूंगा, कुछ स्टार्टअप शुरू करूंगा, कुछ एंटरप्राइज शुरू करूंगा। नहीं, आजकल की पढ़ाई के माध्यम से कैसा हो रहा है बोल तो माँ बाप का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर क्या रहा बोल तो हमको पासिंग मार्क्स चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को क्या चाहिए। माँ बाप भी क्या है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, उसमें कमाई है, आपको शादी करके घर चलाना है। आजकल क्या है, बच्चे पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। युवा अगर भटकने की वजह क्या है बोल तो उनको सही दिशा नहीं मिल रही। पहले के शिक्षक कैसे थे, एक संस्कृति परंपरा का पाठ भी हमारे स्कूल में था। हम जब पढ़ते थे पुराने स्कूल में तो हमारा टूटा फूटा हिंदी मीडियम का स्कूल था। लेकिन आज का शिक्षण संस्थान कैसा हो गया बोल तो एजुकेशन आपको 20 लाख भरना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। तो बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, तो वो खुद अपना चॉइस नहीं ले सकता। हमारे युवा कुछ अपना चॉइस नहीं ले सकते। देखिए, आपने जो कहा उसमें बहुत सारी बातें। पहले आपने कहा पढ़ाई का प्रेशर, तो मैंने कहा पढ़ाई का प्रेशर होना भी चाहिए, शिक्षा का प्रेशर, सीखने का प्रेशर, पढ़ाई का नहीं सीखने का प्रेशर। वो एग्जाम का प्रेशर ना होकर सीखने का प्रेशर होना चाहिए कि मैं केवल एग्जाम में नंबर ले आऊँगा, उससे नहीं हो जाएगा कुछ, है ना। कुछ कुछ स्तर तक होगा भी, लेकिन वो प्रेशर तो होना भी चाहिए, उतना डिसिप्लिन, उतना अनुशासन होना भी चाहिए कि कुछ कुछ मैं नया कर पाऊँ। हाँ, कई बार समाज को देख के, तरक्की को देख के एक पेरेंट भी एक तरह का प्रेशर बनाते हैं, लेकिन मेरा कहना होगा पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह रहें। लेकिन प्रेशर से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, दोनों मिलकर अगर मेहनत करें और उसका एक अच्छा करियर बन पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, लेकिन शैक्षिक संस्थान अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और अगर अगर शिक्षा उसकी फीस ज़्यादा भी है तो लोन लेके पढ़े। मैं तो कहता हूँ कि भाई, लेकिन लोन बच्चा ले। आजकल तो एजुकेशन लोन बहुत आराम से मिलता है, और बच्चा ही पे करे उसको। जब उसकी नौकरी लग जाए तो वो ही पे करे, या फिर अगर वो अच्छे एग्जाम निकाल सकता है तो वो सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में जाए जिसकी फीस उससे कम है। तो फीस से ना डरे, फीस तो लोन से हो जाती है, और जैसे ही आपकी पहले 3 साल में नौकरी लगेगी उससे निकल जाएगी। और फीस तो देखिए होगी, जब जैसे जैसे शिक्षा संस्थान अच्छा होगा तो उसकी फीस होगी। अगर उसकी क्वालिटी होगी, प्रोफेसर को सैलरी कहाँ से देगा वो? अगर वो आपसे नहीं फीस लेगा तो संस्थान कहाँ से वो अच्छे 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 शिक्षक लाएगा, कहाँ से अच्छी व्यवस्थाएं करेगा? तो फीस से ना डरे। बड़े से बड़े जो लोग हार्वर्ड पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाते हैं, वो भी अधिकतर लोग उसमें से 70 से 90% लोग लोन पे जाते हैं, और लोन पे रिपे भी कर देते हैं। तो फीस से ना डरें। अगर आप में काबिलियत है तो वो लोन आपका 2 से 3 साल में पे भी हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये टीनेजर्स, यंग जनरेशन्स सनातन धर्म से काफ़ी जुड़े हुए नहीं है, अपने धर्म से, समाज से, सनातन धर्म से। आजकल क्या है, सबको फिल्मी लाइफ चाहिए, जैसा फिल्म देख रहे हैं वो वही रूपरेखा अपना रहे हैं। लेकिन अब तो फिल्में भी अच्छी बनने लगी, तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से कि क्योंकि अगर 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 युवा फिल्मों से बहुत जुड़े हैं और अपना फिल्मी जीवन जीते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हमें फिल्में ही बदल दें। तो अब छावा जैसी पिक्चरें आ रही हैं, पहले मुगल आजम जैसी पिक्चर आती थी, अब महाअवतार नरसिम्हा जैसी पिक्चर और हिट भी हो रही हैं। देखिए, एक तो है पिक्चर आना, और हिट कौन कर रहा है भाई? कोई बूढ़े लोग तो जाके देख नहीं रहे सारी पिक्चरें, युवा भी जा रहे हैं। हाँ, हमने योगी आदित्यनाथ के जीवन पे एक पिक्चर बनाई, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी। उसके ट्रेलर पे लाखों लाइक्स आए, करोड़ों व्यूज़ आए उसके। तो जब पिक्चर आएगी मुझे लगता है वो भी सफल होगी। तो अच्छी बात है, लोग अच्छे नायकों को देख रहे हैं। पहले माफिया में नायक ढूंढते थे, अब वो योगी आदित्यनाथ में नायक ढूंढ रहे हैं। अब वो छावा में, छत्रपति शिवाजी में, साहूजी महाराज में नायक ढूंढ रहे हैं। अब वो महाअवतार नरसिम्हा में नायक ढूंढ रहे हैं, अपना हीरो ढूंढ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से समाज के लिए अच्छे लक्षण भी। नहीं, लेकिन सेंसर बोर्ड वो पिक्चरों को रोक भी रहा ना सर। अभी एक मूवी आई थी, दर्जी पे कोई मूवी आई थी शायद, उदयपुर फाइल। हाँ, उदयपुर फाइल्स। तो उसको सेंसर बोर्ड में अटकना पड़ा, कोर्ट में रुकना नहीं, पड़ा। हमारी पिक्चर को भी सेंसर कोड, नहीं, जब सेंसर आप कोड ने, माफिया सेंसर के कोड ने ऊपर तो फिल्म बनती, अश्लील फिल्म बनती, तो उसको सेंसर बोर्ड कुछ नहीं बोलता, कोर्ट कुछ नहीं बोलता। जब हम धर्म का मुद्दा उठाते हैं या धर्म के ऊपर, जैसे योगी आदित्यनाथ है, वो महान पुरुष है, उनको देखने के लिए सब लोग आतुर रहते। जब ऐसी पिक्चर बनती तो गवर्नमेंट एकदम जागरूक हो जाती। देखिए, सेंसर बोर्ड आईएनबी मिनिस्ट्री में आता है, भारत सरकार में आता है, और चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो संसद टीवी हो, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती के अंदर जितने आम आते हैं उसमें सरकार में बहुत सारे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स हुए हैं और बहुत प्रगति भी हुई है। सेंसर बोर्ड मुझे लगता है कहीं अटक गया है, मुझे भी लगता है। सेंसर बोर्ड अटका ऐसे है जैसे अब तो फिल्में बननी पहले से कम हो गई और कंटेंट वेब में मूव हो गया, और वेब कंटेंट के लिए आपको पता हो सेंसर नहीं लेना पड़ता है। जो वेब सीरीज आती है उसके लिए सेंसर नहीं लेना पड़ता है। जो चीज़ केवल थिएटर में आती है या ब्रॉडकास्ट वाले टीवी चैनल्स में आती है, जो पुराने स्तर के चैनल थे, उन पे के लिए लेना पड़ता है। तो हमने भी जब अपनी मूवी के साथ फेस करा तो बड़े अटपटे से बिहेवियर थे उनके। जैसे वो पहले आपकी मूवी नहीं स्क्रीन करेंगे, 2-2 महीने आपकी मूवी अटकी रहेगी, जो प्रोड्यूसर है उसका पैसा अटका रहेगा, वो थिएटर में नहीं जाएगा, आपको बात बात पे वो किसी ईमेल का रिप्लाई नहीं करेंगे, वो अपॉइंटमेंट नहीं मांगेंगे, उनके ऑफिस चले जाओ तो धुतकार के भगा देंगे, वो किसी फ़ोन का रिप्लाई नहीं करेंगे, और फिर उनसे बात करनी है तो केवल एक तरीका पड़ता है, उनको कोर्ट में बुलाना पड़ेगा उनको, आपको।
और कोर्ट भी उनको जब फटकारेगा, लतियाएगा, तो फिर वो एक आपकी मूवी की स्क्रीन करेंगे, फिर वो रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि नहीं हम तो कोई कारण भी नहीं बताएंगे, फिर कोर्ट कहेगा कारण बताओ। तो आपको हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, और वो सेंसर बोर्ड है भी नहीं दीदी, उसका नाम है सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। वो फिल्म को सर्टिफिकेशन देना है उसको कि वो यू है कि यूए है कि एडल्ट है कि एस उसका सर्टिफिकेशन है। उसने अपने आप को सेंसर बोर्ड बना लिया, उसने अपना वो ग्रैंड डैडी बना लिया कि मैं बताऊंगा तुम क्या देखोगे, तुम्हें नहीं पता, तुम तो नादान हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या देख सकते हो, मैं बताऊंगा कि ये काटूंगा वो काटूंगा। और जैसे आपने कहा अटपटी, अश्लील, सब टेढ़ी मेढ़ी पिक्चरें सेंसर बोर्ड पास कर देता है, लेकिन जो अच्छी पिक्चर आती है उसमें सेंसर बोर्ड रोक देता है। उसके पीछे कोई भ्रष्टाचार वाला कारण है, उसके पीछे उनकी मानसिकता है, या जैसे कश्मीर फाइल्स ने कहा था कि सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, तो सिस्टम में अभी भी वामपंथी गैर हिंदूवादी लोग सेंसर बोर्ड में फंसे हैं। क्या दिक्कत है धर्म से, हिंदूवाद से सेंसर बोर्ड भी आई थी सर, उसको भी भी दिक्कत हुई रोकना होगी, पड़ा, ठीक है, काटना हाँ। पड़ा। तो मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड में एक आमूलचूर परिवर्तन की जरूरत है। अब वो परिवर्तन आएगा कैसे? अब जैसे देखिए आएगा, इतने लोग बात करेंगे, सुनेंगे, सरकारें सुनेंगी, ये वो सरकारें हैं अब फाइनली हमारे देश में पिछले 10-11 साल से ऐसी सरकार जो सुनती है, कुछ जनता की बात सुनती है, वो सोशल मीडिया भी सुनती है, वो टीवी से भी सुनती है, वो सड़क की भी सुनती है, तो वो सेंसिटिव सरकार है। जैसे हमारे सेंसिटिव अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, एक नॉन सेंसिटिव होते हैं। नॉन सेंसिटिव अपने बच्चे की बात नहीं सुनते, लेकिन ये सेंसिटिव सरकार है, जब बोली जाएंगी ऐसे इंटरव्यू में, आपके लोकप्रिय इंटरव्यू में बोली जाएंगी, कही जाएंगी, कई लोग से सुनेंगे, डेटा देखेंगे, तथ्य देखेंगे, तो वो सुधार देंगे। और ऐसे ही 10-11 साल में सुधार हुआ है देश में बहुत सारा। 3 चीज समाज में सुधारना है, तो आप 3 चीज क्या सुधारोगे? देखिए अच्छा प्रश्न है और सोचने वाला प्रश्न है। पहले तो भारत अपनी वैदिक परंपरा में, अपने उस परिवेश में मूल रूप से पहुंचे। मैं जब धोती कुर्ता कहीं पहन के जाता हूँ, लोगों को लगता है कॉस्ट्यूम है, तो पहले तो हम अपने ओरिजिन में पहुंचे। हम वो पैंट कमीज वाले बटलर से अपनी इतनी सुंदर पोशाक में पहुंचे, पहली बात। और भारत, देखिए मैं किसी भी पुराने किसी जब किले में जाता हूँ, पुराने किसी महल में जाता हूँ, आग बंद करके सोचता हूँ कि जब ये अपने भव्यता में रहा होगा, जब चारों तरफ पर्दे होंगे, शीशे होंगे, लोग इधर उधर जाते होंगे, रंगीन कपड़े होंगे। मुझे याद है मैं यूरोप में 3 साल काम किया, एक बैंक में था मैं, क्रेडिट स्विस बैंक में। वहाँ 3 कलर के कपड़े पहनते थे लोग, काले, सफ़ेद और ग्रे। मैं किस दिन अपना पीला, नीला, गुलाबी, ऑरेंज को कुर्ता भगवा पहन के जाता, तो मैं बोलूँ दिखता था ऐसा। तो भारत तो रंगों का देश है, तो पहले तो हम रंगों में वापस आएँ, अपने ऑफिसों में जाएँ, अपना तिलक, अपना टीका, अपनी कंठी माला पहन के जाएँ, और हम साइंटिस्ट रहें, हम साइंटिस्ट रहें, हम एंटरप्रेन्योर रहें, हम सॉफ्टवेयर में जाएं, सब करें, लेकिन हम भारतीय बन के करें। हम विदेश की वो जो सभ्यता की कॉपी ना करनी, पहली बात तो वो। हम भोजन वो खाएं जो भारत में साम्य हो, जो भारत की परंपरा से हो। भगवद गीता में कहा गया है क्या सात्विक फूड है, क्या क्या राजसिक फूड है, क्या तामसिक फूड है। फिर हम अपनी परंपरा को फॉलो भी करें, मतलब ऐसा नहीं अपनी नौकरियां छोड़ दें, सब लोग पंडित जी बन जाएं, सब लोग पूजा पाठ करवाएं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, आप IAS ऑफिसर बनिए, लेकिन रामायण महाभारत गीता की परंपरा से जुड़िए। जो मैंने आज सुबह कार्यक्रम में भी कहा था, मैं हर उस पेरेंट को कहता हूं जिनका छोटा बच्चा है कि जब तक आपका बच्चा कॉलेज में जाता है, कि कॉलेज में जाके एक तरह से आपके हाथ से वो छूट जाता है, उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, उसके दोस्त बन जाते हैं, वो फिर एक दिशा लेता है जीवन की, उसके पहले उसको 3 ग्रंथ पढ़ा के छोड़िए, रामायण महाभारत गीता। पहले रामायण की स्टोरी से शुरू करिए, महाभारत की स्टोरी से शुरू करिए, गीता की बेसिक से शुरू करिए, फिर एडवांस करते जाइए, फिर उसमें तथ्य क्या है, उसमें फिलॉसफी क्या है, उसके गुरु कौन है, वहाँ तक जाइए। तो जब वो, और लोग उसके बारे में क्या बुराइयां करते हैं रामायण महाभारत के बारे में, उसके भी उसको तथ्य पता होने चाहिए। नहीं तो वो जैसी कॉलेज जाएगा, कोई उसको बोलेगा, उसे अच्छा पता नहीं हिंदू धर्म में क्या क्या है, क्योंकि इतनी भ्रांतियां वामपंथियों ने और पश्चिमवादियों ने, वेस्टर्न लोगों ने भर दी हैं हमारे ग्रंथों के अराउंड। सबसे एक तो ये मैथोलॉजी शब्द, उसको यूज़ करना बंद कर दें। हमारा कोई मैथोलॉजी नहीं, हिस्ट्री है। मैथोलॉजी मतलब मिथ, मिथ मतलब झूठ की साइंस बता, उन्होंने बताया रामायण झूठ की साइंस है, महाभारत झूठ, वो इतिहास है, वो मैथोलॉजी नहीं है। कभी आपने सुना कि किसी ने कुरान को मैथोलॉजी बोला हो? कभी आपने सुना किसी ने बाइबल को मैथोलॉजी बोलना? ये फिर रामायण कहाँ से मैथोलॉजी हो जाती है, गीता कहाँ से मैथोलॉजी हो जाती है, रामायण कहाँ से? वो हमारा इतिहास है, वो इस देश का इतिहास है। राम इस धरती पर चले थे, वो अयोध्या से उठे, चित्रकूट में गए, नासिक में गए, वनों में घूमे, रामेश्वरम में गए, और वहां से श्रीलंका गए। वो सारे स्थानों के नाम, कभी ऐसे 100 से 200 नाम हैं जो वाल्मीकि रामायण में है, जो हजारों साल पहले लिखेगी। वो सारे नाम आज भी गूगल के मैप में लिखते हैं, तो कोई फिक्शनल नहीं है वो सब कुछ वैसा का वैसा उस समय हुआ था। तो बस, लेकिन क्योंकि वामपंथियों ने कहा अगर ये रामायण पढ़ने लगे, एक और भ्रांति कर दी, अरे महाभारत में तो लड़ाई हुई थी, महाभारत घर में मत रखो, नहीं तो महाभारत भाई भाई लड़ाई करते हैं। अच्छा, फिर तो रामायण में तो और बड़ी लड़ाई हुई थी, रामायण के घर में क्यों रख लो फिर? तो ये तो भ्रांतियां हैं, है ना? महाभारत, भाई कोई भी विवाद लड़ाई से खत्म होता है, लड़ाई से कुछ होता है। ऐसी कौन सी कुरान में लड़ाई नहीं थी क्या? मोहम्मद की बहुत लड़ाइयाँ हुई, मोहम्मद साहब की बहुत लड़ाइयाँ हुई। क्या क्राइस्ट को सूर्य में लड़ाई था? वो क्या बहुत खुशी की बात थी? उसमें भी लड़ाई थी, उसमें भी द्वेष था। तो अगर वो उनमें भी लड़ाई, तो लड़ाई है एक नए समाज के लिए,
लड़ाई किससे थी? कोई आपस में लड़ाई किससे थी? दुर्योधन जो एक बुरा भाई था उससे लड़ाई थी, आपस में नहीं लड़ रहे थे लोग। रावण जो एक बुरा थॉट था उससे लड़ाई थी। बुराई पे अच्छाई बुराई पे अच्छाई की जीत, और उस अच्छाई की जीत में जो आपको पेशेंस रखनी है, जो आपको सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। देखिए राम के जीवन में क्या क्या हुआ। राम कल राजा बनने वाले थे, कहने नहीं राजा नहीं बन रहे हो, तुम तो वनवास जा रहे हो, वनवास पूरा होने वाला है, 13 साल हो गए हैं। उनकी पत्नी का हरण हो जाता है युद्ध के दौरान, 2 बार वो मरते मरते बचते हैं। तो जिसकी राजपाट छिन गया हो, जिसकी पत्नी छिन गई हो, जिसका जीवन छिनने वाला हो, उसने भी एक बार भी छल नहीं करा और फिर भी वो जीता। और आज भी हम हजारों सालों बाद राम की बात करते हैं, रावण की नहीं बात करते। और यही शिक्षा है कि अगर आप, मुश्किलें आएंगी लेकिन मुश्किलें आए तो हम शॉर्टकट ना लें, झेलते रहें, परजर्वेंस बने और ताकतवर बने और सीखें उससे। कहते हैं ना भाई आप कठिनाइयों में सीखते हैं, और वही रामायण की सीख है, वही महाभारत की सीख है। तो ऐसे इस सीख को लें। तो अगर ये मेरी, आपने कहा जो 3 विषय हैं, अगर मैं चाहूँ ऐसा हो तो समाज साइंटिफिक रहे, मतलब आपकी पौराणिक शिक्षा और आपकी जो नई शिक्षा, उसका मेल होकर बच्चे आगे बढ़े और भारत इसमें विश्व को लीड करे, यही मेरी मनोकामना होगी। जैसे अब आजकल के बच्चों को हम अगर सनातन धर्म से जोड़ना चाहेंगे तो उसका एक इजी वे क्या है? बच्चे क्या है, खेलते कूदते सीखना चाहते, कि वो बुक्स नहीं पढ़ना चाहते। मेरी दूसरे नंबर की किताब दिखाएं मुझे। ये रामायण पे मेरी पुस्तक है, देखिए, है ना। अब आपको देखिए ये किताब, अगर मैं ये किताब दिखाऊंगा आपको तो किसी बच्चे को ये बोरिंग लग सकती है कि बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारा कौन पढ़ेगा यार, है ना। अब इसको देखिए, है ना। सब कितने कांड है? 6 कांड है या 7 भी कह सकती हैं अगर आप उत्तरकांड को भी गिने। पहला शुरू होता है बालकांड। कैसे शुरू होता है बालकांड? बालकांड पूरा एक फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। उसके बाद क्या है? उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। उसके बाद क्या है? उस पर क्रॉसवर्ड है। उसके बाद क्या है? उसमें वर्ड फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या है? उसमें ऐसा रास्ता ढूंढो है। उसमें फाइंड द डिफरेंस है। उसमें चित्रकारी है, मधुबनी। अगर बच्चा ये करेगा, ये अपनी वो कार्टून बुक्स में करता ही है। तो मैंने इसमें क्या किया, जो बच्चों का जो जिसमें मन लगता है, कार्टून बुक्स में, स्केचिंग बुक्स में, अपना सामान उनके तरीके से परोसना, अपना सामान जो उनको रुचि है उसमें परोसना। तो और जब ये पढ़ जाएंगे, आप लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में वही उदाहरण दें। आप उनको डांट भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो राम का उदाहरण दें, कृष्ण का उदाहरण दें, हनुमान जी का उदाहरण दें। हनुमान जी क्या करते अगर आप होते, उनकी कहानियां सुनाएं, उनकी प्रेरक कहानी सुनाएं। सोते समय एक महाभारत की कहानियां सुनाएं, सोते समय कुछ राम की कहानियां सुनाएं, किसी विष्णु के अवतार की कहानी सुनाएं। तो वो अपने जीवन में जब भी कोई परेशानी होगी तो सोचेंगे, अच्छा युधिष्ठिर क्या करते हैं, अच्छा हनुमान जी क्या करते हैं, अच्छा अर्जुन क्या करते हैं, अच्छा भीम क्या करते हैं। ये उसके रोल मॉडल्स बन जाने चाहिए। देखिए भारत तो इतने सारे हीरोज का देश है, हमको प्लास्टिक के हीरो चाहिए नहीं, हमको वो हीमैन स्पाइडरमैन की जरूरत नहीं है। वो तो हीमैन स्पाइडरमैन उनको चाहिए जहाँ पे नायक ही नहीं है, जहाँ पे हीरो ही नहीं, उनको प्लास्टिक के हीरो बनाने पड़ते हैं। भारत तो रियल हीरो वाला देश है, वहाँ पे तो बजरंगबली वाला देश है। हमको हीमैन सुपरमैन की जरूरत ही नहीं, हमारे तो सुपरमैन है पहले से। तो ये अगर युवा स्टार्टिंग से आप बच्चों में वो भावना लाएंगे, फिर इतनी अच्छी पिक्चरें बनने लगी है। हमको अश्विन जी का मतलब तहे दिल से बार बार नमन करना चाहिए, जिन्होंने महाअवतार नरसिम्हा जैसी पिक्चर बनाई और अपनी 6-7 पिक्चर डिक्लेयर भी कर दी। हर 2-3 साल में इतनी एनिमेशन पिक्चर लाएंगे। और मुझे लगता है क्योंकि उनकी पिक्चर ने धन भी कमाया, तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी मिल गई होगी कि भाई अब भी वो भी ऐसी पिक्चरें बनाएंगे। नहीं, हमने देखा कि जो भी पुजारी लोग हैं और जो भी ब्राह्मण लोग हैं, चप्पल उतार के वो बड़े ही आदर से सिनेमा देखने जा रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि हम चित्रण देखने जा रहे हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो अपने चप्पल बाहर रख के मूवी देखने अंदर गए। जी जी जी, हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल अलग अनुपम दृश्य था। और पिछले 10 साल में भारत का मानस इतना बदला है, हमने देखा है कि पहले मुगल आजम जैसी पिक्चरें बना करती थी, अब छावा जैसी पिक्चरें बना करती। पहले हम टीपू सुल्तान पढ़ते थे, अब हम शिवाजी महाराज पढ़ रहे हैं। शिवाजी पे पिक्चर बन रही है, 2 पिक्चरें आ रही हैं अगले 1-2 साल में। हाँ, अभी झांसी की रानी पे पिक्चर आ रही है, भगवानों पे पिक्चर आ रही है। तो जो हमारे रोल मॉडल हैं वो सही तरह से शिफ्ट हो रहे हैं। पहले माफिया हमारे रोल मॉडल थे मूवीज में, अब हमारे भगवान, अब हमारे नायक, हमारे हनुमान, हमारे शिव, हमारे शिवाजी, हमारी झांसी, वो हमारे नायक, वो हमारे हीरो बन रहे हैं। ये मेरे ख्याल से समाज के लिए बहुत अच्छा लक्षण है। डायरेक्टर को पता चल गया कि पब्लिक को हम क्या देंगे तो वो हिट भी रहेगा फार्मूला, और हमारे थिएटर्स में पब्लिक का तांता भी लगा रहेगा। और फिर वो जब वो देखिए आदमी के बच्चे क्या करते हैं, युवा जो मूवी में होता है वैसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं। अगर मूवी में आपका हीरो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, लड़कियां छेड़ रहा है, तो आपको उसे लगता है यही हीरो की। हाँ, अभी एक आया था ना पुष्पा 2, झुकेगा नहीं साला। वो सब चलता है। अब वो जब देखेगा कि हमारा नायक कौन है, जो विष्णु की भक्ति में लीन है, तो वो भी विष्णु की भक्ति में लीन होगा। तो
इसलिए इसलिए पिक्चर एक बहुत बड़ा बड़ा छाप छोड़ती हैं आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में। तो ऐसा जब चलचित्र आएगा, ऐसी फिल्में आएंगी, तो समाज देखिए बिल्कुल देखिए धीरे धीरे बदलता है समाज। ऐसा नहीं आपने पिक्चर देखी अगले दिन बदल गया, लेकिन जब ऐसी श्रृंखला में, ऐसी सीरीज में पिक्चर आती रहेंगी, वेब सीरीज आती रहेंगी, वेब सीरीज में वो नग्नता नहीं परोसी जाएगी, उसमें फूहड़पन, अश्लीलता नहीं परोसी जाएगी, ऐसा ऐसा और ऐसा भी नहीं कि बोरिंग हो। भाई कोई कहा यार ये तो बोरिंग से आपने दिखा दिया, इसमें रुचि भी आनी चाहिए। तभी तो 400 लोग वहाँ 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया, वो सब लोग बोर होने नहीं गए थे ना वहाँ पे, उनको मनोरंजन भी मिला, प्रेरणा भी मिली। तो मेरे ख्याल से ऐसा चलचित्र, ऐसी फिल्में, ऐसी पुस्तकें, ऐसी वेब सीरीज, ऐसा कंटेंट, ऐसी रीलें बननी चाहिए और बन भी रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लक्षण है इंडिया के लिए। इट्स अ वेरी गुड साइन वेयर इंडिया इज हेडिंग। आजकल जो कथावाचक है हमारे अनिरुद्धाचार्य जी है और प्रेमानंद महाराज जी है, वो लोग एक सही समाज का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन वो लोग उसको बहुत गलत वे में ले रहे हैं। देखिए अगर वो गलत वही लग रहे हैं जिनकी दाढ़ी में तिनका है। उनकी कहावत अच्छी है उनकी सर। दाढ़ी, जिनकी दाढ़ी में तिनका है, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब जिनको लग रहा है, जिनको हिट किसको होगा क्योंकि वो बुरा काम कर रहे हैं, वो तो समाज के लिए अच्छा, भाई किस तरह से परिवार लिव इन सही में गलत है, लिव इन जो है वो सही में गलत है। हमारी बहू बेटियों को पहले तो हम लोग क्या है पर्दे में रहते थे, लेकिन अब क्या है हम पश्चिम सभ्यता को बहुत ही अपना रहे हैं। मेरे ख्याल से जो अनिरुद्धाचार्य जी ने और प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था नारी समाज के लिए बहुत ही सम्मानपूर्ण है, तो वो जो टिप्पणी कर रहे हैं कुछ लोग उसको विपरीत दिशा में ले रहे और गलत बता रहे चैनल्स में। हाँ देखिए जो भारत में पर्दा प्रथा आई उसका तो मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ। पर्दा प्रथा वो आई इस्लाम के कारण, क्योंकि इस्लाम क्या करता था, जो लड़की अच्छी लगी उसकी बहू बेटी को उठा लिया, तो छुपा के रखना पड़ा, बहू बेटियों को छुपा के रखना पड़ा, इसलिए पर्दा प्रथा आई। पर्दा प्रथा तो इस्लाम के कारण आई, क्योंकि उनकी जो तरीका था रहने का उसके कारण आई। लेकिन भारत तो स्वच्छंद दिमाग है, आप अपनी देवी देवताओं की तस्वीरें देखिए, कितने स्वच्छंद उनके वस्त्र हैं, सोचने का तरीका है, वो विदुषियाँ हैं, वो तर्क करती हैं, वो बड़े बड़े ब्राह्मणों से तर्क करती हैं। लेकिन जो परिवार की शुचिता है, जो नारी की और पुरुष की शुचिता, और उन्होंने दोनों बातें पुरुषों के लिए भी कही जी, लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्होंने स्त्री वाला पार्ट काट लिया। उन्होंने कहा कि पुरुष को भी शुचिता के साथ रहना है, महिला को भी शुचिता के साथ रहना है, तो बच्चे वही देखेंगे, वैसे ही विवेकी बनेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए जिसको अगर आपकी बात का विरोध करना है वो कर ही देगा, वो तो आपकी रील काटेगा, आपकी आधी बात काटेगा और उसको चला देगा। तो ये, लेकिन वो बहुत छोटे एलिमेंट्स हैं। ज़्यादातर लोगों को जो बड़ा परसेंटेज है, जो बड़ा प्रतिशत है, उसकी बात को तभी तो प्रेमानंद महाराज की बात सुनी जाती है, तभी तो अनिरुद्धाचार्य महाराज की जो सभाएं होती है उसमें इतनी भीड़ आती है, लोग सुनते हैं, अपने समस्याएं रखते हैं। तो ये छोटी मोटी एक आध रीलों से जो लोग खुद अपना परिवार ठीक से नहीं चला पाते हैं, जिनकी शादियां टूट रही हैं, वो क्या किसी को शिक्षा देंगे। तो मेरे ख्याल से जो आपने 2 नाम लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सारे कथावाचक देखिए अगर दोपहर में आस्था टीवी, संस्कार टीवी, अलग अलग टीवी वो कथाएं नहीं सुनाएंगे तो क्या वो गंदे सास बहू के सीरियल देखेंगे लोग? वो तो अच्छी बात बता रहे हैं, रामायण की बात बता रहे हैं, भागवत की बात बता रहे हैं। तो बल्कि ऐसे चैनल्स की टीआरपी बढ़नी चाहिए, आस्था की, संस्कार की, ऐसे यूट्यूब चैनल्स की टीआरपी बढ़नी चाहिए, ना कि अश्लील चैनलों की टीआरपी बढ़नी चाहिए। तो बहुत अच्छा सूचक है समाज के लिए। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने धर्म के बारे में, टीनेज के बारे में और बच्चों को किस तरह से रामायण और जो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी आपने पुस्तक लिखी, काफ़ी अच्छी है। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम शुभकामनाएं देते कि वार्ता चैनल की ओर से आपको शुभकामनाएं देते कि आप और तरक्की करें और हमारे लिए इंस्पिरेशन की बुक्स लिखते रहें और ताकि हम पढ़ते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों से आखिरी जो मेरी विनती है, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, इसे अडाप्ट करके एक मूवी आ रही है, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। 19 सितंबर को पूरे आपके आसपास जो भी सिनेमाघर है उसमें आ जाएगी, तो उसे जाके देखें। अगर ऐसी पिक्चरें सफल होंगी तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी निर्माता हैं, वो ऐसी और पिक्चरें बनाने के लिए प्रेरित होंगे। और बहुत सुंदर, बहुत मनोरंजक पिक्चर बनी है, प्रेरणादायक पिक्चर है, पूरे परिवार के साथ जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद।